हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों, काइनामेटिक्स पढ़ाना। बेटा काइनामेटिक्स जो वर्ड है वो किनेमा वर्ड से जनरेट, और किनेमा का मतलब बच्चों मोशन होता है। काइनामेटिक्स क्या होता है बेटा? वो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स होता है जिसमें हम स्टडी ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। स्टडी ऑफ मोशन, but we do not taken into account the factors due to which motion occur। क्या हम बोल सकते हैं regardless the causes which produce the motion। मतलब काइनेमेटिक्स बच्चों मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम बॉडीज के मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, बट causes ऑफ मोशन क्या होते हैं they doesn't taken into account in काइनेमेटिक्स। दूसरी बात जो जहां पर हम ये होता है कि स्टडी ऑफ मोशन करें and the causes by virtue of which motion occur, उसको बोलते हैं बच्चों डायनामिक्स। क्या बोलते हैं? डायनामिक्स। मतलब जिसमें हम causes ऑफ मोशन स्टडी करेंगे, मतलब the factors that cause motion उनको भी स्टडी करेंगे। उस ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स को डायनामिक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोशन क्या है। एक तो सबसे पहले हमें मोशन पता होना चाहिए, और एक मोशन को डिफाइन करें क्या क्या पैरामीटर्स है। तो आपको कौन कौन से पैरामीटर्स ये जो मोशन को डिफाइन करेंगे। तो जिनमें रेफरेंस, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। मतलब हम किसी बॉडी को मोशन में बताएंगे, उसके लिए कोई ऑब्जर्वर तो होना चाहिए ना, और उस ऑब्जर्वर के पास एक क्लॉक होना चाहिए जो उस इवेंट का बताएगा कि इस टाइम पे ये इवेंट हुआ। तो हमें मोशन को स्टडी करना है। तो मोशन के लिए बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। वो सिंपल में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं कि हम एक जगह पे बैठ के हम दूसरी चीजों के बारे में जो भी स्टडी करेंगे वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जैसे सपोज कीजिए बच्चों, ये कोई ट्रेन है, ये ट्रेन है, इसमें दो पैसेंजर्स हैं, एक पैसेंजर ये है, एक ये है, और एक पैसेंजर आउटसाइड है। तो हम ये कहते हैं कि ये पैसेंजर इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, क्योंकि जैसे ये ट्रेन हम बोलते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। इसका मतलब ये दोनों इस ट्रेन के रेस्पेक्ट में किस में हो गए? रेस्ट में हो गए। बट इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ये किस में हो गए बच्चों? मोशन में हो गए। मतलब ये इससे दूर जा रहे हैं, बट दूर जा रहे हैं ये बात कौन? ये ऑब्जर्वर मान लिया हमने, ये ऑब्जर्वर है, ये पर्सन है, ये इनको ऑब्जर्व कर रहा है। मतलब ये कहते हैं कि भाई ये तो दोनों हमें पता है रेस्ट में है, दोनों के रेस्पेक्ट में भी और ट्रेन के भी रेस्पेक्ट में, बट इसके लिए, इस ऑब्जर्वर के लिए ये दोनों किसमें दूर जा रहे हैं इससे। इसका मतलब इसके ये दोनों इसके लिए क्या हो गए? मोशन में हुए कि नहीं हुए। मतलब रेस्ट और मोशन कंबाइंड प्रॉपर्टी है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों ये रेस्ट है, रेस्ट और ये मोशन है। बेटा रेस्ट का मतलब तो यही तो हुआ भाई, ट्रेन 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही, तो ये भी 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और ये भी 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, अगर वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, तो हम बोलेंगे वो बॉडी रेस्ट में है। बट अगर इसके पास क्लॉक है, इसके साथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्लॉक इसके पास है, तो ये हर इवेंट, ये 2 मिनट के बाद हो सकता है 5 मिनट किलोमीटर मूव करें, और 2 मिनट के बाद 5, तो इसके रेस्पेक्ट में इनकी पोजीशन क्या होती गई? चेंज होती गई। तो इसका मतलब मोशन का मतलब अगर बॉडी टाइम के साथ अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, इसका मतलब हाँ वो मोशन में है, बट उसको ऑब्जर्व कौन करेगा? एक ऑब्जर्वर होना चाहिए, और ये हमारा ऑब्जर्वर है जिसे हम ये बोल दें। और देखें हम, मतलब रेस्ट और मोशन कुछ नहीं है। अगर बॉडी टाइम के साथ अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है तो हम उसको रेस्ट में बोल देंगे, नहीं कर रहा तो वो स्टेट चेंज कर रहा है बच्चों, तो हम उसको मोशन में बोल देंगे। बट रेस्ट और मोशन रिलेटिव होते हैं एक दूसरे के। जैसे ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, बट इसके रेस्पेक्ट में किस में हो गया बच्चों? मोशन में हो गया। तो हम बोल सकते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव ऑफ ईच अदर। और मैं ये भी बोल सकता हूं कि रेस्ट और मोशन कंबाइंड प्रॉपर्टी है,
किसका? ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी एंड ऑब्जर्वर, मतलब रेस्ट और जो मोशन है बच्चों, रेस्ट एंड मोशन इज द कंबाइंड प्रॉपर्टी, is the combined property of object under study and observer। बेटा बिना ऑब्जर्वर के, बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तो हम बॉडी को डिफाइन ही नहीं कर सकते वो मोशन में। तो मैंने एक लाइन बोली बच्चों, मोशन और रेस्ट इज द कंबाइंड प्रॉपर्टी। किसकी कंबाइंड प्रॉपर्टी? ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन एंड द ऑब्जर्वर दैट स्टडी द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो रेस्ट और मोशन तो कंबाइंड प्रॉपर्टी है, जिस ऑब्जेक्ट को आप स्टडी कर रहे हैं और कौन कर रहा है? ऑब्जर्वर। तो एक कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है बच्चों। अगर कोई बॉडी, जैसे मैं आपको ऐसे बोल दूं कि बच्चों ये प्लेन है हमारे पास, देखो बेटा मैं ऐसे बोलता हूं ये हमारे पास एक प्लेन है, एक बॉडी यहां पर है, तो मैं बोल दूं भाई ये बॉडी यहां पे है ए पॉइंट पे, तो कोई तो रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जिससे हम इसकी पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। तो मैंने माना यहां पे कोई ऑब्जर्वर है ओरिजिन पे। अब हम कह सकते हैं कि भाई ऑब्जर्वर के लिए ये ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो इसकी पोजीशन हमने मान लिया r1 वेक्टर है। तो इस r1 वेक्टर को मैं पोजीशन बोल सकता हूं, या इसको बच्चों में पोजीशन वेक्टर बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? पोजीशन वेक्टर। किसके रेस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर कहां पर है? ऑब्जर्वर एलोंग अ क्लॉक होगा, ऑब्जर्वर ओरिजिन पे है। तो मैं बोल दूं अब इसकी पोजीशन बताना है, तो इसका पोजीशन एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गया, मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और ये इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया। बट बिना इस रेफरेंस पॉइंट के we can't locate the position of that particular particle। इसलिए मैंने बोला मोशन और रेस्ट कंबाइंड प्रॉपर्टी है ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वर। क्लियर? अब मैं इसमें दो चीजें बताता हूं बच्चों। मोशन के पैरामीटर्स को डिस्कस करने से पहले मैं दो चीजें और बताना चाहूंगा आपको। क्या क्या? फर्स्ट जो चीज मैं डिस्कस करूंगा, मैं ये कहता हूं, एक तो होता है बच्चों पोजीशन वेक्टर। क्या होता है? और एक होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक तो होता है पोजीशन वेक्टर, एक होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन का मतलब क्या हुआ बच्चों? अगर मैं किसी भी प्लेन के अंदर, मैंने क्या किया, ये प्लेन कंसीडर किया बच्चों, एक्स वाई पार्टीशन कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों एक्स वाई एंड जेड। मैंने कहा पहले पार्टिकल की पोजीशन, यहां ऑब्जर्वर है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये ओरिजिन है जहां से मैं बॉडी की पोजीशन को ऑब्जर्व करूंगा, और ये पॉइंट है ए। ये मैंने r1 वेक्टर लिखा, मतलब ओ ए जो है वो हमने मान लिया r1। किस रेफरेंस पॉइंट क्या माना? जहां से हम पोजीशन बता रहे हैं, ओरिजिन ओ। ठीक है, मतलब r1 वेक्टर को मैं लिख सकता हूं x1 i कैप प्लस y1 j कैप, क्योंकि टू डायमेंशनल है, तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया और ये y कोऑर्डिनेट हो गया। आफ्टर टाइम t द बॉडी चेंज इट्स पोजीशन। t टाइम के बाद ऑब्जर्वर ने ये पाया कि बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली और बॉडी a से b पे चला गया। तो अब बॉडी की इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन है वो ये हो गया, ये हमारा पोजीशन हो गया। तो इस पोजीशन वेक्टर को हमने r2 वेक्टर लिखा बच्चों। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बताता है? किस डायरेक्शन में और कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ इनिशियल पोजीशन से। मतलब बच्चों r2 वेक्टर हमने लिखा x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ये तो ये जो वेक्टर है हमारा AB, ये जो AB वेक्टर है इसको बोलते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? आप लोग देखो, ट्रायंगल लगा सकते हैं। r1, इस वेक्टर को हमने r12 लिख सकता हूं मैं,
R1 प्लस R12 इज इक्वल टू, सेम ऑर्डर में है, ये अपोजिट ऑर्डर में है, तो बच्चों R2 वेक्टर किसके बराबर आ गया, R1 प्लस R12 वेक्टर। तो R12 कितना आएगा बच्चों, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बच्चों। अब R2 वेक्टर कितना है, R2 वेक्टर ये रहा, R1 वेक्टर ये रहा हमारे पास, तो हम R12 कितना आ गया, R12 कितना आ गया बच्चों, देखिए R12 आ गया R2 वेक्टर माइनस R1। बेटा R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करें हम, तो X2 माइनस X1 इंटू आई कैप माइनस Y2 माइनस Y1 इंटू जे कैप। दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बच्चों काइनेमेटिक वर्ड का मतलब मोशन होता है, बट वी डोंट टेक इन दैट फैक्टर्स विच क्यूज मोशन। और जिस ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स में हम ये स्टडी करेंगे कि बाय वर्च्यू ऑफ विच रीजन मोशन इज अकर, दैट इज फोर्स, उसको हम बोलते हैं डायनामिक्स। क्लियर बच्चों, उन फैक्टर्स को हम बोलेंगे जिनके कारण मोशन अकर करेगा, दैट इज डायनामिक्स। अभी मैं आपको मोशन के कुछ पैरामीटर्स पढ़ाऊंगा। आज के लेक्चर में मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छे से समझाएंगे, आपको बोर्ड पे देखना है। देखो बच्चों, फर्स्ट जो पोजीशन होता है, एक तो होता है बच्चों फर्स्ट जो होता है कंसीडर मोशन के पैरामीटर्स। आज दो पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। देखो पहला जो पैरामीटर है वो होता है डिस्टेंस। बच्चों डिस्टेंस भी बोल सकते हैं आप, इसको पाथ लेंथ भी बोल सकते हैं। आज ये दो पैरामीटर्स के ऊपर काम करना है हमें। और एक होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज द, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। तब देखो पाथ लेंथ, द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी व्हेन द बॉडी इज इन मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसने कितना पाथ लेंथ कवर किया, उस टोटल पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस बोल सकते हैं। ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। जब भी कोई बॉडी मोशन में है तो एक पर्टिकुलर टाइम टी में उस बॉडी ने कितना पाथ कवर किया, उस टोटल पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस बोलते हैं। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन, उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। जैसे मैं आपको बोलूं बच्चों, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये दो पॉइंट है ए एंड दिस वन इज बी। बट ए और बी के बीच में इनफाइनाइट पाथ लेंथ हो सकती है, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट वेज टू गो फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। जैसे कोई पर्सन ऐसे जा रहा है, कोई पर्सन इस पाथ से जा रहा है, कोई पर्सन इस तरीके से जा रहा है। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे सभी में कि सभी का जो पाथ लेंथ है वो डिफरेंट है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी जब कोई बॉडी मोशन में तो डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करेगा। बट डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करूं तो बच्चों दो पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट का एक ही वैल्यू हो सकता है, एंड दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये हो गया, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। एंड देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज of distance because they are infinite for path, for motion. Distance is the actual path length covered by a body in a given time, and between the 2 points there are infinite paths, so there are infinite distance to move from A to B. But displacement is between the 2 points is a shortest distance. कहां से कहां लेना है, हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, दैट इज ए बी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात करता हूं बच्चों, जो डिस्टेंस वर्ड होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये कभी भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और वेक्टर का मतलब क्या होता है, अब हमें ये बताना है बेटा। इसका मैग्नीट्यूड तो होता ही है, इसके साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी अकर करेगा। दूसरी बात, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मैंने बोला डिस्टेंस कभी भी, जब भी कोई बॉडी मोशन में है तो जो डिस्टेंस कवर करेगी
वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, कभी भी जीरो नहीं होगी, हमेशा कैसा होगा, डिस्टेंस पॉजिटिव, क्योंकि डायरेक्शन तो डिपेंड नहीं की, कैसे भी जाता है, जैसे एक बॉडी ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, तो डिस्टेंस इस एक्चुअल पाथ लेंथ को जोड़ दीजिए, दैट इज डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है बच्चों, और वेक्टर है तो डायरेक्शन है, तो अगर एक क्वांटिटी ऐसे जा रहा है, फिर एक क्वांटिटी यहीं से वापस आ रहा है, तो ये डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में दो चीजों से मिलकर बना है, एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन, तो दोनों में मेन डिफरेंस, ये नेगेटिव नहीं होगा जब भी बॉडी मोशन में, कभी जीरो नहीं होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है बॉडी जब मोशन में, तो नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है, बच्चों एक स्ट्रेट लाइन में मोशन में है वो, और अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है, तो हमेशा याद रखेंगे आप, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे। जो डिस्प्लेसमेंट होगा और जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा बराबर होंगे। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, वन डायमेंशन मोशन में है, और वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती, तो हम डिस्प्लेसमेंट को भी एज अ स्केलर ट्रीट कर सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमेशा बराबर होंगे। बट याद रखना है आपको, अगर बॉडी डायरेक्शन को चेंज करती है तो डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन, डिस्टेंस हमेशा मेरे बच्चों डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, हमेशा याद रखना पक्का। और एक और बात बताता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही, जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का वो डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। अदरवाइज हम ये कह सकते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, ऑलवेज, बेटा इसका तो मैग्नीट्यूड ले सके क्यों, नेगेटिव नहीं लेंगे, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और इक्वल टू 1 कब होगा, जब बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करे बच्चों, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं कुछ एक न्यूमेरिकल्स करके दिखाता हूं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखो बच्चों, फर्स्ट जो क्वेश्चन मैं इसके ऊपर कर रहा हूं, डिस्टेंस के ऊपर समझा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट पे। देखो बच्चों, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, अगर मैं आपसे बोल दूं एक बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट होता है और वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे हमारा ये ओरिजिन किया, ये ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 एक्स वाई जेड तीनों 0 है। बॉडी यहां से बेटा चला 20 0, तो मैंने मान लिया दिस इज 20 मीटर एंड 0। आफ्टर दैट बॉडी चेंजेस डायरेक्शन, बॉडी ओरिजिन से चला, कहां तक चला, 20 मीटर 0 तक चला, मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 एक्स डायरेक्शन में मूव किया। नाउ द बॉडी चेंजेस डायरेक्शन, और बॉडी अब कहां तक चला, यहां से फिर उसने अपने पाथ को रिट्रेस किया, और वो फाइनल कहां तक चला गया, -20 मीटर और 0 तक। इसका मतलब समझे हम, पहले बॉडी ऐसे ट्रेवल किया, ठीक है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आपको सिर्फ समझाने के लिए कि बॉडी ओरिजिन से मूव किया एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, कहां तक चला वो, 20 मीटर 0 कोऑर्डिनेट तक, मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0, मतलब बॉडी का मोशन एक्स डायरेक्शन में, दिस इज 20। अब बॉडी अपने पाथ को रिट्रेस करती है, और रिट्रेस वापस आती है, और कहां पे आके रुकती है, -20 और 0। इसका मतलब ये हुआ, अब बॉडी यहां पे रुका और बॉडी -20 पे गया, मतलब बॉडी पहले 20 से 0 पे आया होगा, फिर -20 पे गया, तो फाइनल पाथ इसका इस तरीके का होगा। देखो बच्चों, ये ओरिजिन हो गया, यहां से रिट्रेस करना शुरू किया, 20 मीटर 0 चला, 0 पे आया, फिर ये कोऑर्डिनेट ये हो गया मेरे बच्चों -20 मीटर और 0 आ गया। अब डिस्टेंस तो मैंने बोला एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, तो एक्चुअल पाथ लेंथ क्या है, 20 40 प्लस 20, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव होता ही नहीं है, तो कितना आ गया, 60 मीटर तो आ गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ध्यान से देखें आप बोर्ड पे ना, दिस इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। कोई भी बॉडी अगर एक्स डायरेक्शन में है और वो वेक्टर है, तो उसको आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो बॉडी -x डायरेक्शन में है, क्योंकि बॉडी ओरिजिन अगर -x में गया है, तो ये -i कैप होगी। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, क्या बोला था मैंने, डिस्प्लेसमेंट आप अपने आप देखिए, देखो यहां से यहां गए, पॉजिटिव डायरेक्शन 20i कैप, चलिए अब यहां से यहां आए, कितना डायरेक्शन चेंज हो गई, -20i कैप, क्लियर ना, -20 क्यों लिखा हुआ है हमसे पूछे, यहां से यहां आ गए, फिर यहां से यहां गए, दिस इज नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, -20i कैप,
तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, -20 आई कैप मीटर। डिस्टेंस कितना आ गया, 60 मीटर। क्लियर। फर्स्ट स्टेप बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमारा क्लियर हो गया। सेकंड हम डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। अगर मैं आपको बोल दूं एक बॉडी है वो इस तरीके से ट्रेवल करती है, मान लीजिए वो बॉडी 10 मीटर ऐसे जाता है। देखो यहां से चला वो ए से बी पे गया और वो 10 किलोमीटर चला, फिर उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, वो इस तरीके से चला। फिर यहां से वो 4 मीटर फिर चला, 4 किलोमीटर, फिर उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, ऐसे चला, फिर वो 6 किलोमीटर ऐसे चला इस तरीके से, फिर वो 2 किलोमीटर ऊपर चला इस तरीके से। अब वो कहेगा आपसे कि डिस्टेंस बताओ, ए से डी पे गया, बी सी, दिस डी एंड दिस पॉइंट इज डी। अब आपको डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है बच्चों। डिस्टेंस तो क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, मतलब 10 किलोमीटर राइट, 4 किलोमीटर राइट, +6 + 2 10 14 20 22 किलोमीटर, दिस इज डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट को समझें आप लोग। देखो आप लोग, दिस इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। जैसे हमारा ये होता है प्लेन, ये बेटा आई कैप होता है, ये जे कैप, ये माइनस आई कैप, ये माइनस जे कैप। अब आप देखते हैं दिस इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, क्या आता है 10 आई कैप। डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं, क्या होगा, दिस इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो मतलब +10 आई कैप हो गया। बच्चों दिस इज नेगेटिव वाई डायरेक्शन, नेगेटिव वाई, तो मतलब -j कैप। कितना चला, -4 j कैप राइट बच्चों। सी से डी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चले, दिस इज पॉजिटिव एक्स, दिस इज नेगेटिव एक्स, तो -6 आई कैप। आगे चलिए, दिस इज पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, +2 j कैप, तो हमारा कितना आ गया 10 आई कैप 6 4 आई कैप -2 j कैप। बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछे तो कितना हो गया, मैग्नीट्यूड का मतलब 4 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर √, कितना आ गया 16 + 4 √20 राइट बच्चों। दिस इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन। अगर वो बॉडी पॉजिटिव एक्स में तो आई कैप लगाना है, पॉजिटिव जे में है तो क्या लगाना है, निकाल लेंगे आप लोग। और क्वेश्चन देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, अगर मैं आपको ये बोल दूं मैग्नीट्यूड आ गया आपको, अगर मैं और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इस पे आपको ना, मैं आपको बोल दूं एक बॉडी है, वो बेटा इस तरीके से मूव कर रही है। देखो ये स्पार्क के सेंटर से चलता है, फिर वो क्वाड्रा सर्कल मूव करता है या इस तरीके सर्कल में घूमता है। देखो मैं इसको, ये एक सर्कुलर पार्क है हमारे पास जिसका रेडियस r है, ये रेडियस r है। अब ये कहता है वो सेंटर से मूव करना स्टार्ट हुआ, वो क्वाड्रा सर्कल चला तो क्वाड्रा सर्कल ये हो गया, फिर वो वापस सेंटर पे आ गया, ये आ गया। तो मेरे बच्चों ये कितना डिस्टेंस हो गया πr/2, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। मैं यहां से चला, यहां पहुंचा, फिर यहां, और फिर इनिशियल और फाइनल तो इंटरसेक्ट कर गया, तो इनके बीच का डिस्टेंस तो 0 हो गया। बट डिस्टेंस क्या हो गया, दिस वन इज आर एक्चुअल पाथ लेंथ πr/2 प्लस बच्चों r, ये डिस्टेंस हो गया। मतलब डिस्टेंस हो गया 2r प्लस πr/2। एक और बात, जैसे मैं बोल दूं कोई बच्चा इस तरीके से मूव कर, मैं यहां से यहां पे गया और ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसका रेडियस r है, तो डिस्टेंस तो कितना हो गया πr, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों, इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा 2r। तो डिस्टेंस इज टू डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या आ गया πr डिवाइडेड बाय 2r, तो मेरे बच्चों π/2 आ गया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो पैरामीटर्स हैं। एक और क्वेश्चन में देखो, अच्छा क्वेश्चन मैं इसके ऊपर डिस्कस करता हूं जहां पे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो। मैं आपको बोल दूं एक ओपन ग्राउंड है बच्चों, क्या हमारे पास एक ओपन ग्राउंड है,
उसमें एक मोटरिस्ट मूव कर रहा है और हर 500 या 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं बोल दूं एक मोटरिस्ट है बच्चों, ओपन पार्क में मूव कर रहा है, वो इस तरीके से 500 मीटर चलता है और जैसे वो 500 मीटर चलता है वो लेफ्ट टर्न लेता है, 60 डिग्री से लेफ्ट टर्न लेता है। जैसे एक मोटरिस्ट सपोज करो यहां से चला, यहां पहुंचा, फर्स्ट टर्न यहां है, वो ऐसे लेफ्ट टर्न ऊपर आ गया, यहां से बेटा वो ऐसे चला, फिर 500 चला तो कितना टर्न करता है वो लेफ्ट हैंड में 60 डिग्री, फिर आगे चलता है वो, फिर लेफ्ट टर्न लेता है 60। अब इसका पाथ तो ये था बच्चों, बट फिर वो 60 डिग्री से टर्न कर गया, फिर चला वो, अब इसका पाथ तो ये था, फिर वो 60 डिग्री से टर्न करता है, इसका पाथ तो ये था बच्चों, फिर वो 60 से टर्न कर लेता है, फिर वो पाथ ये था, फिर वो टर्न कर लेता है, ये फिर 60 डिग्री से लेफ्ट टर्न ले लिया, फिर इस तरह से वो चलता है, इस तरीके से। फिर उसका पाथ ये था, फिर वो 60 से टर्न करता है, पाथ ये था बट फिर 60 से टर्न कर देता है। तो मैं आपसे पूछ लूं बच्चों, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर थर्ड टर्न? मैं आपको बोल दूं, आफ्टर थर्ड टर्न आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो आप कैसे बताएंगे? देखो ये 500 मीटर है, फिर 500 मीटर चलने के बाद लेफ्ट टर्न लेता है 60 से, ये ले लिया, फिर ये 500 मीटर चलता है राइट, फिर 60 से टर्न ले लिया लेफ्ट, फिर 500 मीटर चलता है, फिर तो इस तरीके से लेफ्ट टर्न लेता है। और मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर थर्ड, सिक्स्थ एंड एट्थ टर्न? भाई थर्ड टर्न कहां पे हो गया? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन टर्न, 8, इस तरह चलते जाएगा, कंटिन्यू चल रहा है। क्वेश्चन समझ में आई? मोटरिस्ट है, ओपन पार्क में मूव करता है, 500 मीटर चलता है, ये 500 मीटर लेफ्ट टर्न लेता है, फिर 5 चलता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है 60 से, फिर 500 चलता है, फिर लेफ्ट टर्न। तो उसने बोला आपको डिस्टेंस बताना है, अगर आपको समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट बताना है, कब बताना है? आफ्टर द थर्ड टर्न, फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न, एक तो यहां बताना है, दूसरा उसने बोला 6 टर्न, 6 कहां पे है? यहां पे बताना है, एंड आफ्टर द 8 टर्न यहां पे बताना है। करें डिस्टेंस तो यू ऑल नो, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी। मेन जो बात है वो डिस्प्लेसमेंट की करेंगे। डिस्टेंस देखते हैं, थर्ड टर्न, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया मेरे बच्चों, ये हो गया। डिस्टेंस तो आप बता देंगे, 500 500 500 डिस्टेंस तो आ गया आपको, बट डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट तो मैंने बोला जहां से चला और जिस पॉइंट पे पहुंचा वहां से, ये दिस इज डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं डॉटेड दिखा देता हूं ताकि आपको लगेगा क्या निकालेगा, ये डिस्प्लेसमेंट। अब कैसे निकाले बच्चों इसको? देखो आपको मैं क्या करूं बच्चों, मेरे पास देखो मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ किया, तो अब देखो ये हमारा 500 है, तो ये वाला तो हमें मिल गया 500। अब ये थोड़ा, एक तो ये वैल्यू चाहिए हमें और एक ये चाहिए, और ये 90 है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था। अब आप खुद देखें, ध्यान से देखें, ये एंगल 90 है, ठीक है, ये एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा? आप खुद देखिए, ये परपेंडिकुलर है मेरे बच्चों, ये परपेंडिकुलर डाला मैंने इसके ऊपर, तो ये 60, तो ये 60, ये परपेंडिकुलर है, तो ये 30, तो ये एंगल 30 हो गया। तो ये एंगल आप बताएं 60 बचेगा कि नहीं बचेगा? अगला देख लीजिए, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, ये 60 है, ये इस पे, ये 90, ये 30 बच गया हमारा, क्लियर ना? ये हमारा फिर कितना बच गया? 60 बच गया। अब देखो अब कितना आसान हो गया, ये हमें पता है 500 है, ये बच्चों हमारा 500 है, तो ये तो आ गया। अब ये निकालना है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो b बाई एच, b बाई एच 500 cos 60, cos 60 कितना होता है? 1/2 होता है। तो बच्चों b कितना आ गया? 250 आ गया मेरे बच्चों, ये भी 250 आ गया, 250 ये हो गया, 250 ये हो गया, 500 ये हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 250 प्लस 250 प्लस 500 कितना आ गया? 1000 मीटर। थर्ड टर्म के ऊपर डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब 6 टर्म के ऊपर बताना है एक आपको, और एक आप बताना है 8 टर्म के ऊपर। अब 6 टर्म की बात करेंगे, देखो 6 टर्म पे चलिए आप,
फर्स्ट टर्न, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जहां से चला वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो बच्चों जीरो हो गया। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? क्यों जीरो? यहां से चले थे 6 टर्न करने के बाद यहीं पे आ गए। बट अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो 500 500 500 इंटू 6, सेकेंड स्टेप। 8 टर्न के बाद बताना है, थोड़ा सा टिपिकल बट इजी है। 8 टर्न के बाद 6 7 8, अब इसको हम निकाल लिए, इसको हटा देते हैं। 8 टर्न के ऊपर चलिए बच्चों, ये हम मिला देते हैं, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्टेंस तो हमें पता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, अब ये निकालना है। अब इसके लिए देखो आप लोग क्या करें, ये 500 हमें पता है, ये भी 500 हमें पता है, अब हमें तो ये चाहिए, तो क्यों ना बच्चों में यहां से परपेंडिकुलर डाल दो बाइसेक्टर इस पे। अब आप देखेंगे ये एंगल 60 है, ये एंगल 90 है,